विक्रांत के इस व्यवहार ने सभी इन्वेस्टिगेटर्स को हैरत में डाल दिया था। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि हमेशा शांत रहने वाला, सबके ताने सुनने वाला, कभी इस तरह के एक्शन भी कर सकता है। विक्रांत, तेरी तो साले पुष्कर अपनी इस बेइज्जती पर भला शांत कैसे बैठ सकता था। वो जोश में उठकर खड़ा हुआ और विक्रांत से भिड़ने के लिए दौड़ पड़ा। वो विक्रांत पर अटैक करता उससे पहले ही विक्रांत ने उसके पेट में जोरदार घूंसा मारते हुए उसे कुछ सेकंड के लिए हवा की सैर करवा दिया। फिर जैसे ही पुष्कर जमीन पर धराशायी हुआ, विक्रांत ने लपक कर उसका कॉलर पकड़ लिया और फिर उसके मुंह पर धड़ाधड़ पंच करना शुरू कर दिया। अब तो विक्रांत ने हद ही कर दिया था। सभी इन्वेस्टिगेटर्स भागते हुए उसके पास पहुंचे और पुष्कर को छुड़ाने लगे। किसी तरह से उन्होंने पुष्कर को विक्रांत से अलग तो कर दिया, लेकिन तभी विक्रांत ने दहाड़ते हुए जोर का धक्का मारा, जिससे ये सब भी एक साथ हवा में उछलते हुए दूर जा गिरे। एक इन्वेस्टिगेटर तो हवा में उछलता हुआ कंप्यूटर पर जा गिरा और फिर कंप्यूटर लेकर जमीन पर धराशायी हो गया। ऐसा लग रहा था कि विक्रांत के भीतर कोई शैतानी ताकत आ चुकी थी। पूरे ऑफिस में चारों तरफ सामान टूटने और फूटने की आवाज आनी शुरू हो गई। यहाँ का शोरगुल सुनकर अंदर से टीम बी की लीडर मंजू सचदेवा बाहर आ गई। उन्होंने मामले को शांत करवाने की कोशिश शुरू कर दी थी। वहीं इधर सुनिधि भी भागती हुई आकर विक्रांत को शांत करने लग गई। पुष्कर के मुंह से खून आना शुरू हो चुका था। वो किसी तरह से उठकर खड़ा हुआ और फिर से विक्रांत की तरफ देखते हुए बोल पड़ा, देखता हूं तू अब कैसे यहाँ नौकरी करता है। ना सस्पेंड करवाया तुझे तो मेरा नाम भी पुष्कर नहीं। अबे जाना, नौकरी की धमकी किसको देता है? अबे ये क्या हो गया विक्रांत को? कोई भूत वूत चढ़ गया है क्या इसको? अचानक से इसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई है? इन्वेस्टिगेटर्स आपस में बुदबुदाते हुए बात करने लग गए। एक बात तो सब लोग कान खोलकर सुन लो, अभी तक तुम लोगों को जितना मेरा मजाक बनाना था बना चुके, लेकिन अब अगर किसी ने भी मेरे से पंगा लिया ना तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की गारंटी मेरी है। विक्रांत ने सभी इन्वेस्टिगेटर्स की तरफ देखते हुए कहा। इतना कहकर वो अपने शर्ट की बाहें मोड़ता हुआ यहाँ से बाहर निकल गया। बाहर जाते वक्त उसने ऑफिस के गेट पर जोर की लात मारते हुए इसे परमानेंट ओपन कर दिया। दरवाजे की आवाज से एक तरफ जहां पूरा ऑफिस गूंज उठा, वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेटर्स के मन में इस नए विक्रांत का खौफ भी बन चुका था। विक्रांत, पुष्कर ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। विक्रांत, पागल हो गया क्या? ये अचानक से ऐसा कैसे हो गया? ये गुंडों जैसी हरकत क्यों कर रहा है? पूरे पुलिस ब्रांच में तहलका मचाने के विक्रांत को एक अलग तरह की संतुष्टि मिल रही थी, लेकिन अभी भी उसका कंफ्यूजन खत्म नहीं हुआ था। अभी भी उसके मन में हजारों तरह के सवाल उठ रहे थे, जिसका जवाब जानने के लिए विक्रांत बहुत बेचैन हो रहा था। उसे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई थी कि कैसे वो किसी दूसरे आदमी की बॉडी में आ गया और उस विक्रांत के साथ क्या हुआ जो गैंगस्टर हुआ करता था। क्या सच में इस दुनिया में ऐसा संभव है? क्या वाकई में इंसान किसी दूसरे की बॉडी में जा सकता है? लेकिन कैसे? ये कैसे संभव है? विक्रांत की नई मेमोरी ने उसे बताया कि जिस आदमी की बॉडी में वो इस वक्त है, न सिर्फ उसका नाम विक्रांत है, बल्कि वो भी उसी जगह पर पैदा हुआ था जहां पर गैंगस्टर विक्रांत का जन्म हुआ था। इस नए विक्रांत के माता पिता अभी भी गरीबी की हालत में गांव में ही रहते हैं। इन दोनों का जन्म भी एक ही डेट और टाइम पर हुआ था, लेकिन दोनों जैसे जैसे बड़े होते गए उनके रास्ते भी बदल गए। एक जराइम की दुनिया में चला गया और गैंगस्टर बन बैठा, तो दूसरा पढ़ाई लिखाई करके पुलिस में नौकरी करने लगा। जहां एक बिल्कुल निडर होकर रहता था और बात बात पर लोगों की जान लेने को आतुर रहता था, वहीं दूसरा भले ही पुलिस में था, फिर भी किसी के सामने तेज आवाज में बात करने से भी डरता था। इसे किस्मत का ही खेल कहेंगे कि अब गैंगस्टर विक्रांत की आत्मा सीधे साधे पुलिस वाले विक्रांत के शरीर में आ चुकी थी। वैसे यह किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि कुदरत का करिश्मा है। शायद इस सीधे साधे विक्रांत के ऊपर हो रहे जुर्म का बदला लेने के लिए ही कुदरत ने उसके शरीर में गैंगस्टर विक्रांत की आत्मा डाल दी थी। और कहाँ गैंगस्टर विक्रांत हमेशा पुलिस से बचकर भागता था, अब खुद ही वो पुलिस वाला बन चुका है। वाह, इसका मतलब अब मैं दूसरे गुंडों को पकड़कर गोली भी मार सकता हूँ। क्या बात है? विक्रांत मन ही मन खुश होकर सोचने लगा। इस वक्त विक्रांत अपने भविष्य को लेकर भी चिंतित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो एक पुलिस वाला बन चुका है, ऐसे में अब वो आगे क्या करेगा? आगे की जिंदगी उसे पुलिस की नौकरी करते हुए बितानी है या लौट जाना अच्छा है? वैसे पुलिस की नौकरी में ना सिर्फ वो सेफ रहेगा, बल्कि उसकी अच्छी खासी इनकम भी होती रहेगी। इन सब बारे में सोचते हुए अचानक ही विक्रांत के मन में ख्याल आया, छोड़ो इन सब बातों को, बाद में देखेंगे जो करना है। अभी तो मस्त आजाद लाइफ मिली है, तो पहले इसका मजा लेते हैं। दरअसल पिछली जिंदगी में फांसी होने के पहले विक्रांत 2 साल तक जेल में रहा था। इन 2 सालों में वो एक 10 बाई 10 की कोठरी में कैद रहा था। अब उसे 2 साल बाद जब नई जिंदगी मिली है, तब जाकर ताजी हवा में सांस लेना नसीब हुआ है।
इस वक्त विक्रांत को जबरदस्त भूख लगी थी, लेकिन ये भूख खाने से नहीं निपटने वाली थी। इसके लिए उसे अलग इंतजाम करना होगा। सो उसने आज की रात मुंबई के कोठे पर बिताने का फैसला किया। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद उसने तुरंत एक ऑटो वाले को बुलाया और फिर ऑटो में बैठते हुए कहा, चल बीडू, सीधा आइटम के पास ले चल। आइटम? ऑटो वाले को शायद विक्रांत की बात समझ नहीं आई। अरे खड़ा क्या है, नया आया अभी इधर? आइटम मतलब माल माल, घपा घप, चलना जल्दी, बहुत तलब लगी है अभी। ओह साहब ऐसा बोलो ना। ऑटो वाले ने तुरंत ही एक्सीलेटर पर जोर डालते हुए ऑटो को स्पीड में भगा दिया। विक्रांत ने ऑटो ड्राइवर की जेब में सिगरेट का पैकेट देख लिया था। उसने बिना उससे पूछे ही उसकी जेब में हाथ डालकर सिगरेट निकाल लिया। माचिस देना जरा। ऑटो वाले ने रियर मिरर में विक्रांत का चेहरा ध्यान से देखा और फिर जेब से माचिस निकालकर अपना हाथ पीछे कर दिया। विक्रांत ने तुरंत ही सिगरेट को मुंह पर लगाया और फिर माचिस से इसे जला दिया। जैसे उसने सिगरेट का पहला कश लिया, उसे जोर की खांसी आनी शुरू। विक्रांत को लगा शायद यहाँ वाला विक्रांत कभी सिगरेट नहीं पीता था, इसी वजह से उसकी बॉडी सिगरेट झेल नहीं पा रही है। ऑटो वाला भी रियर मिरर में विक्रांत को खांसते हुए देखकर मुस्कुरा पड़ा। लगभग 10 सेकंड तक विक्रांत बुरी तरीके से खांसता रहा और फिर जैसे ही खांसना बंद हुआ तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई पड़ी। अदृश्य शक्ति का सिस्टम सफलतापूर्वक चालू हो चुका है। क्या है ये? विक्रांत चौंक उठा। वो अगल बगल देखकर ये जानने की कोशिश करने लग गया कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। जब उसे कहीं कोई नजर नहीं आया तब उसने ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, कुछ सुना क्या तुमने? लेकिन ड्राइवर ने ना में सिर हिला दिया। अब विक्रांत को एहसास हुआ कि इस आवाज को सिर्फ वही सुन सकता है। आज का कोडवर्ड है पहाड़ और झील। पहाड़ के बीच में मौजूद है एक झील जिसे खोजना मुश्किल नहीं। तुम किस्मत वाले हो, तुम्हारी किस्मत खुलने वाली है, आराम से चलो। फिर से विक्रांत को यह आवाज सुनाई पड़ी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे ये सब कुछ बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। पहाड़, किस्मत, झील, क्या चल रहा है ये सब? अब तो विक्रांत का सिर चकराने लग गया था। ये सब उसे एक पहेली सा लग रहा था। बस एक ही बात उसे समझ आ रही थी कि उसे किसी कोडवर्ड के बारे में बताया जा रहा था। कोडवर्ड में पहाड़ और झील जैसे कुछ शब्द थे, लेकिन ये आवाज थी किसकी? कौन बोल रहा था? और सिर्फ मुझे ही ये आवाज क्यों सुनाई दे रही थी? कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ? विक्रांत को अचानक से कुछ और शब्द याद आ गए। अदृश्य शक्ति। अदृश्य शक्ति मतलब ये कोई चमत्कारिक शक्ति है क्या? भगवान ने मुझे कोई खास तरह की शक्ति दी है क्या? विक्रांत को ये सब बड़ा अजीब लग रहा था। साथ में उसे उत्सुकता भी हो रही थी। ये अदृश्य शक्ति क्या काम करेगी? और ये कोडवर्ड का क्या मतलब है? कहीं मेरे अंदर कोई सुपर पावर तो नहीं आ गया? कमाल है, ये कोई हॉलीवुड की फिल्म थोड़ी न चल रही। लेकिन तब अदृश्य शक्ति मेरे साथ क्या करने वाली है? विक्रांत गहन चिंतन में पड़ा हुआ था। अब अगर मेरे साथ कोई अदृश्य शक्ति है तो ये हमेशा मेरे साथ रहेगी क्या? लेकिन बड़ी अजीब बात ये थी कि विक्रांत को इस अदृश्य शक्ति की कोई बात याद ही नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से उसे बस इतना याद था कि अदृश्य ने कोई 2 शब्द बताए थे, कुछ पहाड़ और झील जैसा था। लेकिन इस शब्द का क्या मतलब है? विक्रांत बार बार अपने दिमाग पर जोर देकर अदृश्य शक्ति द्वारा कही गई सारी बातें याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। पहाड़, झील, क्या मतलब हो सकता है इसका? कहीं ये कोई लॉटरी सिस्टम तो नहीं है? विक्रांत हैरान होकर अदृश्य शक्ति के सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके बारे में सोचते सोचते उसका दिमाग चकरा गया, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। और इस वक्त वो ये भी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह अदृश्य शक्ति उसके सामने प्रकट हो जाए और उससे बात भी कर सके, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे अब दोबारा से उसकी मुलाकात इस अदृश्य शक्ति के सिस्टम से होगी। विक्रांत को याद आया कि जब उसने पहली बार सिगरेट का कश लिया था तभी अचानक से उसे जोर की खांसी आई थी और फिर उसे अदृश्य शक्ति का संदेश मिला था। इसीलिए उसे लगा कि शायद सिगरेट के थ्रू ही अदृश्य शक्ति के सिस्टम को एक्टिवेट किया जा सकता है। इसीलिए उसने तुरंत ही दूसरी सिगरेट निकालकर जला लिया, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ। वो धीरे धीरे करके पूरी सिगरेट पी गया, लेकिन इस बार उसकी बॉडी पर कोई असर नहीं हुआ। विक्रांत बिल्कुल इरिटेट हो गया था। उसने गुस्से में अपना सिर पीट लिया। उसने ठंडी आह ली और फिर वो इस समय के विक्रांत के बारे में सोचने लग गया। उसे अब एहसास हुआ कि इस समय का विक्रांत काफी गरीब है। उसके पास सिर्फ पुलिस की सैलरी है और इसी से वो अपना खर्चा चलाता है। यहाँ तक कि उसके पास रहने को घर भी नहीं था। वो मुंबई पुलिस के ही डोरमेट्री में रहता है और पुलिस स्टेशन के भीतर जो बनी सब्सिडी वाली कैंटीन में खाना खाता है। उसके बैंक अकाउंट में 1000-2000 रुपए की भी सेविंग नहीं है। विक्रांत को इस बात का थोड़ा दुख भी हुआ, क्योंकि पहले वाली जिंदगी में जब वो गैंगस्टर हुआ करता था तब उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, रहने का ठिकाना भी अच्छा था।
रोज शाम को शराब और शबाब की पार्टी चला करती थी। रोज अलग अलग लड़कियों के साथ सोना, अच्छा खाना, घूमना, ऐश करना, सब कुछ था उस लाइफ में। लेकिन इसके साथ ही जान का खतरा भी हमेशा मंडराता रहता था। कब पुलिस गोली मार दे या कब दूसरे गैंग के साथ फायरिंग हो जाए, कुछ पता नहीं रहता था। इस पुलिस की वर्दी में कम से कम जान हमेशा सुरक्षित है। यहाँ जान का खतरा तो नहीं है। विक्रांत जिस गैंग में काम करता था, अब वो गैंग खत्म हो चुकी थी। उसके साथ जितने भी गैंग थे वो सब भी अब बंद हो चुके थे। उसके गैंग वाले एक भी आदमी अब नहीं बचे हैं, और जो एक दो बचे हैं वो भी अब विक्रांत को पहचान नहीं सकेंगे, क्योंकि अब वो पुलिस वाला जो बन गया है। विक्रांत ने ठंडी आह भरते हुए कहा, भगवान भी पता नहीं कौन सा खेल खेलने जा रहा है मेरे साथ। छोड़ो, अभी पहले थोड़े मजे करते हैं, फिर देखेंगे ये सब। विक्रांत ने मन ही मन विचार किया। अब तक उसकी ऑटो एक गली के सामने जाकर खड़ी हो चुकी थी। रोड से बामुश्किल 20 कदम की दूरी पर काफी रंग बिरंगी लाइट्स जलती नजर आ रही थी। वहाँ बाहर 3-4 लड़के लाइन लगाकर खड़े थे। ऑटो वाले ने गाड़ी रोकते ही कहा, जाओ साहब, आ गई आपकी मंजिल। विक्रांत मुस्कुराता हुआ बाहर निकला और फिर उसने ऑटो ड्राइवर की जेब में से सिगरेट की डिब्बी और माचिस वापस रख दिया। साहब पैसे 280 रुपए हुए। अबे पागल है क्या, हम स्टाफ वाले। विक्रांत ने अपना पुलिस वाला आई कार्ड उसे दिखाते हुए कहा, चल टेंशन ना ले, कभी कोई दिक्कत हो रोड पे तो फोन करना अपन को। इतना कहकर विक्रांत पीछे घूम गया और सामने की गली की तरफ जाने लगा। ऑटो वाला लाचार निगाहों से उसे देखता रह गया। गली के भीतर जाकर उसने देखा कि वहां पर 3-4 लड़के लाइन में लगे हुए थे और एक 6 फुट का लंबा चौड़ा आदमी एक एक करके सबको अंदर भेज रहा था। विक्रांत इस तरह के क्लब से बहुत परिचित था। अपने पुराने दिनों में वो रोजाना यहाँ आया जाया करता था। उसे ये बात अच्छे से पता थी कि नॉर्मल बार की आड़ में यहाँ पर हर तरह के इलीगल धंधे किए जाते हैं। इस क्लब के भीतर लड़कियों से लेकर ड्रग्स आदि भी बेचे जाते हैं। अधिकतर इस तरह के क्लब शहर के बड़े ड्रग्स माफिया और इलीगल जमीन का धंधा करने वाले लोग ही चलाते हैं। पहले विक्रांत इस तरह के बहुत सारे क्लब को चलाने में ऐसे माफियाओं की मदद करता था। तब उसकी हर रात इसी तरह के क्लब में ही बीतती थी। उसे यहाँ के सारे सिस्टम का पता था। वो जानता था कि अगर यहाँ पर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए रेड डाली जाए तो फिर एक साथ कई लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सकता है। लेकिन आज विक्रांत खुद यहाँ पर मौज मस्ती करने आया है। उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। विक्रांत धड़ल्ले से लाइन पार करता हुआ क्लब के गेट के भीतर घुसने लगा। तभी वहां खड़े लगभग 6 फीट के बाउंसर ने अपना हाथ विक्रांत के आगे करते हुए कहा, 1 मिनट, यहाँ सबकी एंट्री नहीं है, पास है। चुप मादरचोद, साले मुझे रोकेगा। विक्रांत ने उसके हाथ को पकड़कर उसे पीछे धकेल दिया। बाउंसर लड़खड़ाते हुए पीछे हो गया। विक्रांत ने आगे पहुंचकर डोर ओपन कर दिया। डोर ओपन होते ही अंदर चल रहे डीजे की आवाज बाहर भी दूर तक सुनाई देने लगी। विक्रांत तुरंत ही अंदर दाखिल हुआ और ये डोर खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर आते ही विक्रांत को एकदम से ठंडक का एहसास हुआ। भीतर लगे एसी का टेम्परेचर बहुत कम था। अंदर डीजे की धुन पर लगभग सभी लोग थिरक रहे थे। वहां स्टेज पर 5-6 लड़कियां बिल्कुल छोटी ड्रेस पहने हुए डांस कर रही थी। उनके साथ कुछ आदमी भी भरपूर छेड़खानी करते हुए मजे लूट रहे थे। यहाँ अंदर वैसे तो अंधेरा पसरा हुआ रहा, लेकिन कई सारी छोटी चाइनीज लाइटों से पूरा एरिया जगमगा रहा था। विक्रांत को पता था कि उसका यहाँ आने का मकसद क्या है, सो उसने सोचा कि पहले यहाँ आसपास नजर डालते हुए थोड़ा माहौल समझ लेता हूँ, फिर उसके बाद अपने लिए कोई शिकार देखूंगा। विक्रांत यूं ही इधर उधर मंडराते हुए क्लब में घूमने लगा। यहाँ पर काफी लोग कपल में आए हुए थे, वहीं कुछ लोग अकेले भी अपने लिए किसी रात के हमसफर की तलाश में आए हुए थे। कुछ भी हो, यहाँ पर लड़कियों की कोई कमी नहीं थी और सभी लड़कियां एक से बढ़कर एक। विक्रांत अभी टहल ही रहा था कि उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। उसने लाल रंग का 1 पीस टॉप पहना हुआ था। पैरों में उसने काफी हाई हील का सैंडल पहना हुआ था। लड़की इस पोज में बैठी थी कि मानो वो जानबूझकर अपने सेक्सी फिगर पर लोगों की नजर टिकाना चाहती थी। उसकी आंखों में देखकर लग रहा था कि उसने हल्की हल्की शराब भी पी रखी थी। विक्रांत की नजर उसकी गोरी जांघों पर जाकर टिक गई थी। वो बड़े ध्यान से उस लड़की को देख रहा था। उसे पता था कि वो जिस टारगेट की तलाश कर रहा था वो ऐसी ही कोई लड़की है। तो विक्रांत उसे अप्रोच करने के लिए आगे बढ़ने लगा। तभी एक आदमी आकर उस लड़की के बगल में जाकर बैठ गया। वो जैसे लड़की के बगल में बैठा, उसने उसकी जांघों पर हाथ रखते हुए कहा, बेबी, आज क्या प्लान है, कुछ होगा या नहीं? लड़की ने बड़ी सफाई से उस हाथ उठाकर साइड में रख दिया। मुझे तुम्हारे प्रपोज करने का अंदाज पसंद नहीं आया। काइंडली फक ऑफ, उसने घृणा भरी नजरों से उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा। लड़की के इतना कहते ही वो आदमी वहां से उठकर चला गया। अब विक्रांत को लगा कि उसे भी चांस मारना चाहिए, लेकिन वो इस लड़की का टेस्ट समझ चुका था। विक्रांत को पता था कि इस लड़की को सिर्फ पैसे से मतलब है। ये उस तरह की लड़की नहीं है जो
वो कब के लिए यहाँ पर आई हुई है। विक्रांत बड़े स्टाइल से जाकर उसके बगल में जाकर बैठ गया और फिर उसने लड़की के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, इस खूबसूरती की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी मुझे? ओह कीमत? रेड टॉप वाली लड़की ने विक्रांत की तरफ एक नजर देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, खूबसूरती की कीमत चुकाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाँ, किराएदार बन सकते हो एक रात के, तो ठीक है, एक रात का किराया ही बता दो। विक्रांत ने शैतानी से भरी मुस्कान के साथ कहा, 3,000। होटल और खाने का खर्चा तुम्हारा, और मैं 5 स्टार होटल से नीचे किसी लोकल खोली में नहीं जाने वाली। उस लड़की ने विक्रांत के बालों में अपनी उंगलियां डालकर उसे खुद के करीब खींचते हुए कहा, क्या 3,000? इतना दाम सुनकर विक्रांत के होश ही उड़ गए। 3,000 सिर्फ लड़की का रेट था। उसके बाद 5 स्टार होटल का खर्चा और खाने का खर्चा मिलाकर बड़े आराम से 10,000 के पार जाने वाला था। इस वक्त तो विक्रांत बामुश्किल 1,000 रुपए खर्च करने की भी हालत में नहीं था। वो अपनी पूरी अमानत बेच दे फिर भी एक मुश्त 10,000 रुपए नहीं इकट्ठा कर सकता था। ओ, कुछ ज्यादा ही किराया नहीं है? विक्रांत ने अजीब सा एक्सप्रेशन देते हुए कहा, कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या? ये जो अभी बालों में हाथ फेरा है ना, ये डिस्काउंट ही था। अब चलना है तो बोलो, वरना फोकट में टाइम मत वेस्ट करो मेरा। उस लड़की ने इतना कहकर दूसरी तरफ मुंह मोड़ लिया। लाचार होकर विक्रांत वहां से उठ गया, फिर वहां से उठकर दूसरी तरफ चला गया। उसे अपने पुराने दिन याद करके बड़ा पछतावा हो रहा था। तब तो वो जिस लड़की पर हाथ रख देता था वो कभी उसे मना नहीं कर पाती थी। आज पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ था कि किसी लड़की ने उसे पैसे कम होने की वजह से वापस कर दिया था। वो बार काउंटर की तरफ जाकर खड़ा हो गया और वहां पर उसने इस बार में मिलने वाली सबसे सस्ती ड्रिंक खुद के लिए ऑर्डर कर दिया। इसके बाद वो ड्रिंक पीते हुए तिरछी नजर से उस लड़की की तरफ देख रहा था। अभी भी उसे उम्मीद थी कि शायद इसका मन पिघल जाए और वो उसे बुला ले, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस पूरे क्लब में उस लड़की से ज्यादा खूबसूरत कोई था ही नहीं। विक्रांत के हटते ही उसके पास एक और आदमी आकर बैठ गया। ये आदमी देखने में ही काफी अमीर लग रहा था, कोई बिजनेसमैन टाइप का मालूम हो रहा था। यह आदमी आकर अब विक्रांत की जगह पर बैठ गया। उन दोनों के बीच कुछ बातें हो रही थी। विक्रांत को पहले ही भरोसा था कि यह आदमी पक्का इस लड़की को अपने साथ ले जाएगा। कुछ देर तक दोनों के बीच डील फाइनल होती रही। विक्रांत उस लड़की से नजरें छुपाकर बड़े ध्यान से देखता रहा। थोड़ी देर तक बात करने के बाद वो लाल टॉप वाली लड़की अचानक खड़ी हुई और यहाँ से चलकर जाने लगी, क्योंकि जिस साइड विक्रांत बैठा हुआ था उसी तरफ इस बार का एग्जिट गेट था। इसीलिए वो लड़की विक्रांत के सामने से ही होकर यहाँ से निकल रही थी। यहाँ से जाते वक्त वो विक्रांत की तरफ देखकर मुस्कुरा भी पड़ी। विक्रांत नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए अपने ड्रिंक पर कंसंट्रेट करने लगा। उधर अभी तक वो सूट वाला आदमी सोफे पर ही बैठे बैठे लड़की को जाते हुए देख रहा था। वो इस तरह से उस लड़की को देख रहा था कि उसकी नजर विक्रांत से मिल रही थी। विक्रांत को थोड़ी गलतफहमी हुई। उसे लगा कि यह आदमी उसे घूर रहा है। घूर क्या रहा है बे? विक्रांत ने अपनी जगह पर खड़े खड़े ही कहा। उसने देखा कि इस आदमी के चेहरे पर काफी धब्बे धब्बे से पड़े हुए थे। इसकी आंखें अंदर को धसी हुई थी और बिल्कुल लाल नजर आ रही थी। विक्रांत अपना मुंह फेरकर वापस से अपना बियर खत्म करने लग गया। अब वो आदमी भी उठकर तुरंत ही यहाँ से निकलने लगा। वो बिना विक्रांत की तरफ ध्यान दिए ही यहाँ से बाहर निकल गया। जैसे ही वो आदमी एग्जिट गेट से बाहर निकला, विक्रांत को कुछ अजीब सा लगा। 1 मिनट, ये साला कहीं वही तो नहीं है?